बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करेंगे आपको। एक नए दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। आज तारीख़ है 9 जुलाई और जुमेरात का दिन है। आई होप अभी तक का आपका हफ्ता जो वर्किंग वीक है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा आपका, और हमारा साथ तो रहा है। और आज एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे आपको मज़ीद अपडेटेड रखने के लिए और कहीं कहीं एंटरटेन भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली खान। और अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपको भी। अच्छा, फ्राइडे आने लगता है तो वीकेंड की एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है आपको? बिल्कुल हो जाती है, ज़रूरी है ना, एक्साइटमेंट की वजह से तो हम इंतजार करते हैं। बचपन से लेके अपने 20s में से गुजरते हुए एंड नाउ एंटरिंग योर मिडिल लाइफ, आपको वीकेंड की एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंट मिलेगी आपके बचपन से लेके बड़े होने तक। सो हैप्पी कमिंग वीकेंड आप सबको भी। और अगर हम वीकेंड की बात करें तो ब्रेक्स दिमाग में आती हैं, ब्रेक्स की बात करें तो गैप्स कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो हमारे दिमाग में आता है। अगर गैप्स की बात करें जो कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में आते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर गैप आ गया था, ब्रेक मिल गई थी, लेकिन मसला ये है, जो इशू एट हैंड है वो क्या है? वो ये है कि इसके अंदर पार्टी ए एंड पार्टी बी, पार्टी ए बीइंग अमेरिका एंड पार्टी बी बीइंग ईरान, इन दोनों के दरमियान अमेरिका की तरफ से कभी कभार इश्यूज जो कि है ना उनको ज़बरदस्ती मुझे लगता है धक्का मार के शुरू किया जाता है। एक मरतबा अच्छा भला ठंडा होता हुआ कॉन्फ्लिक्ट एक दफ़ा दोबारा शुरू कर दिया गया है। अमेरिकी फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि ईरान पर ताज़ा हमलों में जो कि है वो 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 90 अब 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का मतलब है कि एक्सटेंसिव बम्बार्डमेंट। और ये क्या इस वक्त अच्छा लग रहा है कि आपके पास एक ठंडा होता हुआ कॉन्फ्लिक्ट दोबारा रिस्टार्ट होने लगा? देखिए, जब आपने एक मकसद के साथ अटैक किया हो और बाद में आप खुद ये मान लें कि हमें गलत इन्फॉर्म किया गया था, और उसके बाद आप ये कहें कि हमने सारे अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, और फिर आपको नजर आए एक ऐसा इवेंट जहां पर दुनिया भर के लोग पहुंचे हैं उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। 9 जुलाई है आज, तदफीन भी होनी है जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई और उनके फैमिली मेम्बर्स जिनकी शहादत हो गई थी 28 फरवरी को। उसके बाद से ऐसा लगता है कि एक खिफ़त या खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन थी ट्रम्प की, और अब उन्होंने एक मरतबा फिर से कर दिया अटैक। 18 जून को MOU पर साइन हुए थे और उसके बाद से अब तक ये जो 2 से 3 हफ्ते गुजरे हैं, बहुत ही फ्रैजिल किस्म का ये सीज़ फायर था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया ट्रम्प की तरफ से कि ये सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो गया और 90 टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो जवाब बनाया गया है कि ईरान ने अटैक किया था, ईरान की तरफ से मिसाइल फायर किए गए थे उन शिप्स के ऊपर जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे, और इसकी वजह से ट्रम्प ने कहा है कि सीज़ फायर को करते हैं आप एक साथ, एक तरफ हम एक मरतबा फिर से आते हैं और दोबारा से हम वॉर खेलते हैं। तो इस सिचुएशन का नतीजा क्या निकलेगा, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? और ईरान की तरफ से जो अभी तक रद्द अमल आया है या जो उनका मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जो एरिया हमने डेजिग्नेटेड किया हुआ है कि यहाँ से ही शिप्स को गुजरना चाहिए, इसके अलावा कहीं से गुजरेंगे तो वो MOU की खिलाफ वर्जी है। अब MOU के ऊपर जो साइन हो चुके थे, इत्तफाक हो गया, तो उसके बाद कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन है? दोनों जो फरीक़ैन लगता है कि उनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल, इन दोनों फरीक के दरमियान जो इशू चल रहा है इस वक्त, वो इशू बम्बार्डमेंट से सॉल्व नहीं होने वाला, बल्कि सारी दुनिया इसमें चली जाएगी। जो कुछ डिटेल्स हैं उसके मुताबिक रेडार्स पे, उसके मुताबिक जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाले सेंटर्स हैं आबनाए हुर्मुज़ के एतराफ़ में, उनके अंदर, और फिर उसके बाद कुछ सेंट्रल ईरान की तरफ आते हुए कुछ टारगेट्स हैं इस डायरेक्शन में कि जहाँ पे ये हमला किया गया है। पासदार इनकलाब की तरफ से ये भी कहा गया ईरान की तरफ से कि जितने मर्जी सख्त बयानात आप दे लें, तहजीब के साथ मामला अमल के साथ हल करना हम लोग जानते हैं कि अच्छे तरीके से किस तरह किया जाता है, और अगर आगे बढ़े तो ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। मतलब एडिंग फ्यूल टू द फायर, आप जलती हुई आग पे तेल फेंक रहे हैं। एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एंड बड़ा इशू एक मरतबा फिर गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ने लगा है। आपको लगता है कि ये आबनाए हुर्मुज़ की बात नहीं है बल्कि ब्रवाडो की बात है, क्योंकि ईरानियंस ने करोड़ों की तादाद में बाहर आके ये प्रूव कर दिया है कि सारा एजेंडा, सारा नोशन और सारी मार्केटिंग जो इस वॉर की गई थी वो बिल्कुल गलत है। जी, सुबह बखैर और मधु करने पर मशकूर। आज एक नई सुबह के साथ, एक नए वलवले के साथ नौजवानाने मिल्लत आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। यकीनन आपने एक अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि हर शख्स इसमें इस टॉपिक से इसलिए दिलचस्पी ले रहा है कि दुनिया में बेशतर लोगों की, बल्कि तमाम के तमाम की ज़िंदगियाँ इसकी वजह से इफ़ेक्ट होती हैं। आज आते हैं इस बात पर कि ये
MOU जो आपने जिक्र किया आपने बयानिए में, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के ये नशेबो फराज, दरअसल इन नशेबो फराज से इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए दुनिया को। और आप तो सुबह सवेरे काफ़ी अच्छी बातें कर रहे थे दोनों, जिसमें अगर ये नशेबो फराज ना हो तो दुनिया, ये कायनात जो है ना, उसमें वो इम्तिजाज नहीं रहता है। वो नशेबो फराज ज़िंदगी में भी है और नशेबो फराज मुल्कों के ताल्लुकात में भी है, उतार चढ़ाव जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में भी रहता है। तो अभी देख लेते हैं कि ये उतार चढ़ाव क्या हुआ किस तरह। पहली तो बात ये है कि मैंने इसको बड़े बारीक बीनी से इसका लीगल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी मैंने देखा है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका ये है कि इसमें एक स्पॉइलर भी है, वो है इजराइल, और इजरायली लॉबी वो सपोर्ट करती है इजराइल के तमाम कॉज को, आज से नहीं 1897 से। इस बात को इधर छोड़ते हुए ये बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस मखमसे में है, जिस प्रेशर में है अपनी आवाम की तरफ से, क्योंकि महंगाई, कसादबाजी और वहाँ लोगों में बेचैनी इस स्टेट ऑफ हॉर्मस ने जो पैदा कर दी है, जो कि कॉज ऑफ वार नहीं था बल्कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार, जो कि पहले से ज्यादा सीरियस हो गया कॉज ऑफ वार से। कॉज ऑफ वार एनरिचमेंट का मामला था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार उससे ज्यादा मामला बन गया है, जो कि हरमोस, जिससे कि पूरी दुनिया माशी अजियत में, माशी तकलीफ में आ गई थी। और फिर उसका असर मिड टर्म इलेक्शन पे डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है, उसकी हिद्दत और उसकी शिद्दत मिड टर्म इलेक्शन में नजर आ रहा है कि ये नविश्ता-ए दीवार है अगर इस चीज को न संभाला गया। महंगाई, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में बड़े वादे किए थे कि जी मैं बिल्कुल सस्ता निजाम ले आऊंगा और लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, वो बड़ी कठिन हो गई। इसका मतलब ये है कि मिड टर्म इलेक्शन हारना एक नविश्ता-ए दीवार है अगर इस मामले को नहीं संभाला डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिसकी वजह से अगर मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं तो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में उनकी सबकत खत्म हो जाती है। और जब सबकत खत्म होती है तो डेमोक्रेट्स ने बता दिया है कि हम तो इस दफा इम्पीचमेंट 2025 जो आर्टिकल इनका है, अमेंडमेंट 25 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इन्वोक करेंगे और जैसे ही इम्पीचमेंट होगी हम आप पर केस भी चलाएंगे, यानी कि प्रोसिक्यूट करेंगे। कोई नहीं चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए प्रेशर में है। आपने कल देखा नेटो के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने बयान दिए हैं, बड़ी एक हिजानियत वाले बयान हैं। वो हुआ क्या, मामला क्या हुआ, पहले तो मैं इसके कंक्लूजन को ड्रा करके थोड़ी सी तफसील दे देता हूं कि ये मामला जो है ये रेसिप्रोकल अटैक्स हो गए। अब भी जो आज शब अटैक दोबारा किया है अमेरिका ने, तो पासदारान इनकलाब कहता है और दूसरा ईरान कहता है कि हम अपना इसको महफूज रखते हैं। अब इसकी कानूनी हैसियत को थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट में बताता चलूं कि इंटरनेशनल कानून क्या है। ठीक है, MOU एक साइन हुआ है जिसका कि क्लॉज नंबर 5 है, जिसके तहत के इनोसेंट वेसल को, यानी तमाम कमर्शियल वेसल को बगैर किसी फीस के, बगैर किसी रुकावट के किया जाएगा, उसको इजाजत दी जाएगी, वो जाता रहेगा। लेकिन उसी में ये दिया हुआ है कि ईरान आगे 60 दिन के बाद अपना एक निज़ाम तैयार करेगा। लेकिन इंटरनेशनल कानून जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ आईसीज है उसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 24 के तहत जो आबनाएं जिन टेरिटोरियल उससे हदूद से गुजरती हैं दुनिया के ममालिक के, जैसे ईरान की हदूद से गुजरती है टेरिटोरियल और ओमान के, तो वो अपना एक निज़ाम कायम करके उनको गुजार सकता है, उन पर कदगन लगा सकता है अगर उनके पे शक हो कि वो कोई ऐसा साजो सामान ले जा रहे हैं जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के डेट्रीमेंटल हो। तो ईरान ने असल मसला पैदा किस तरह हो गया कि आर्टिकल 5 की वजाहत करने के लिए एक आपने देखा कि स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान और कतर ने, लेकिन ईरान की तरफ से जो ये टोल चार्ज करने की बात की जा रही है, ये तो वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर हक है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन है, यहाँ से जो भी शिप गुजरेगा हम ये हक रखते हैं कि हम इनको चार्ज करेंगे। एक बात ये, दूसरा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि ऐसी शिकें निकलती हैं कि जिसकी टेरिटरी आती है या जहाँ से वो स्ट्रेट गुजर रही होती है, वो मुल्क जो है ना वो लगा सकता है, लेकिन अगर उसको ये खतरा हो कि यहाँ से कुछ ऐसा सामान गुजर रहा है जो किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैन मेड कनाल्स बनना वो तो हक है, हम जानते हैं, ये बात डिस्कस भी होती रही है कि वो कंट्री चार्ज कर सकती है, उन्होंने खुद वो स्ट्रेट बनाई हो। लेकिन जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं, क्या वहाँ पर कोई मुल्क अपनी सॉवरेनिटी जो है ना उसको चार्ज कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है कि मैं यहाँ से चार्ज करूँगा, पैसे लूँगा, इसको एक कमर्शियल एक्टिविटी बनाऊँगा? जो प्रोग्राम आपके स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनके लिए 2-4 मैं
इंटरनेशनल कानून के आर्टिकल्स बता देता हूं, ताकि वो जब आपका प्रोग्राम तो छोटा होता है वो आराम से उसको पढ़ लेंगे। आर्टिकल 17 के तहत इनोसेंट आर्टिकल किस चीज़ का 17 इंटरनेशनल कानून का क्या है, ये हाई सीज का यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज, उसका 17 आर्टिकल, उसके तहत इनोसेंट शिप्स को, कमर्शियल शिप्स को गुजरने देना चाहिए। आर्टिकल 18 के तहत उस पे अगर कोई शक हो किसी पर तो उसको रोक के चेक किया जा सकता है सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से। और आर्टिकल 24 और 39 के तहत इसे मिला के वो ममालिक अपना एक निज़ाम कायम कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो, क्लाइमेट का मसला ना हो, ताकि वो जहाज, क्योंकि ये हरमुस जो है वो है तो 21 मील का, लेकिन सिर्फ 3 मील ऐसा है जो कि इतनी गहराई में है कि जहाँ से जहाज गुजर सकते हैं। उसमें से कुछ उसकी टेरिटरी आती है ओमान की और बाकी टेरिटरी आती है टेरिटोरियल टेरिटरी जो 12 मील होती है। तो ये टोटल है 21 मील। तो इसको शेयर करते हैं ओमान और ईरान। तो ईरान का जो टुकड़ा है वो ईरान के मायने लगी हुई है। ईरान के पास ये जवाब है कि यहाँ आपने खुद आर्टिकल 5 में कहा है कि हमने 30 दिन के अंदर ये तमाम सी माइंस यानी बारूदी सिरिंगे जो समुद्र की हैं उसको हमने क्लियर करना है। तो हम चाहते हैं कि हिफाजत जो कि इंटरनेशनल कानून में दिया हुआ है लॉ ऑफ हाई सीज में, हम उसके तहत उनको बहिफाजत गुजारें। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उस पर बाई फोर्स करेंगे। तो बड़ा छोटा सा उन्होंने 1-2 छोटे ड्रोन इसलिए किया, उनको मुतनब्बे करने के लिए उस पर मारा है 3 जहाजों पर। और चले मान लिया ये ईरान की छोटी सी लग्जिश हो गई या कुछ लग्जिश हो गई, तो फिर अमेरिका का क्या लेना है? अमेरिका तकमील कर लूं मुझे ऐड कर लेने एक छोटा सा क्वेश्चन, बिकॉज टाइम शॉर्ट है और मेरे पास आप एक नॉलेज की किताब है और हमारा दिल करता है आप में से जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में कर लें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये बताते चलें कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि खत्म हो चुका है मुआहिदा, तो ये इस पीस ट्रीटी के लिए कितना डेंजरस है? वी हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, बट शॉर्टली प्लीज एक्सप्लेन करते चलिएगा जरा इस बात को। जी, उसी सांस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लेकिन मेरी टीम जो है वो नेगोशिएट भी करती रहेगी, उसी सांस में। तो डोनाल्ड ट्रंप घड़ी में तोला घड़ी में माशा, और ये चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो ट्रेड टैरिफ हो, चाहे कोई और सिलसिला हो, तो लेकिन साथ में उन्होंने कह दिया है कि हाँ बस इसको मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में कि MOU जो है वो उसको अब खत्म हो गया। लेकिन साथ में दूसरी सांस में उन्होंने दूसरी बात कर दी। दरअसल मैं चलते चलते एक और चीज बता दूं अगले 3 सेकंड में, कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट मीडिएटर्स ने, कतर ने और पाकिस्तान ने दिया, उसके तहत उसका 7 नंबर जो पॉइंट है उसमें कम्युनिकेशन लाइन इस्टेब्लिश करनी थी, वो नहीं हुई। तो एक लफ्जिश मीडिएटर से भी हो गई कि उसकी लाइन ऑफ का, और जाहिर है दोनों ममालिक जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनकी ज्यादा इसमें कसूर है, पर क्रिएशन ऑफ डी कन्फ्लिक्शन सेल वो भी नहीं अभी तक हुआ। और वो सेल मैं समझता हूं कि पिछले 24 घंटे में काम हो गया और ये ठीक हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के उतार चढ़ाव से, कि ये जो उतार चढ़ाव आ रहा है ना उसकी वजह से काफी मसला हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि ये जीरो बम मुमकिनात जो है ना उनकी वजह से अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। लग रहा है हम ऐसे जैसे एक पेनरोज स्टेयर केस के ऊपर खड़े हुए हैं, चलते रहते हैं, मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अभी तो वहीं पर खड़े हुए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने मुझे की, उनका एनालिसिस आपने सुना, ट्रंप के बारे में वो बात कर रहे थे। और ब्रेक पर जाने से पहले ट्रंप से मुताल्लिक एक बात बता देते हैं कि ईरान के खिलाफ वो गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू करते करते उनका कंट्रोल नहीं रहा अपनी ज़बान के ऊपर, या ये कह लीजिए ज़बान फिसल गई उनकी। उन्होंने ईरान की जगह ये कह दिया इस्लामी जमहूरिया जापान, जो कि बहुत मज़ेदार फंबल था क्योंकि उनके साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बैठे हुए थे, साबका रह चुके हैं कॉमेडियन वो भी। तो आई वंडर उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, वापस आते तो मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले 2 रोज़ से एक मामला बहुत गर्म है और इसके ऊपर बार बार बात भी की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, और वो है मामला उन लोगों के बारे में जिनकी पूरी स्ट्रगल जो थी, जिनका पूरा गोल जो था, टारगेट जो था वो ये था कि VIP कल्चर को हमने करना है ख़त्म। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, जिनकी तरफ से एक नया कानून आया है जिसके तहत सूबाई असम्बली के अरकान यानी कि MPs जो हैं उनके इख्तियारात, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुराद के अंदर कर दी गई है तोसी। इस कानून के मुताबिक अरकान और उनके शरीक हयात जो है ना उनको सरकारी पासपोर्ट, सिक्योरिटी, VIP सहूलियात और दीगर मुराद
फराहम की जाएंगी? आयशा, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कैटेगरी बी की सिक्योरिटी रहेगी 24 घंटा उनके पास, जो पाकिस्तान के पहाड़ों से लेके और नीचे सहराओं और साहिल समंदर तक पूरा पाकिस्तान कवर करती है, और फिर खतरा अगर हुआ तो उसे कैटेगरी ए में भी तब्दील किया जा सकता है। इसी के साथ साथ 8 गन्स के नॉन प्रोहिबिटेड पोर फुली ऑटोमेटिक राइफल्स के आपके लाइसेंसेज हैं, जिनमें से 4 आपको दिए जाएंगे मुफ्त और 4 दिए जाएंगे एडिशनल फीस जमा करवाने के बाद। इतनी पावर एक एमपीए के पास क्यों होनी चाहिए? अच्छा, थोड़ा सा ज़रा बता दें कौन कौन से हम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी एतराज़ किया जा रहा है मुखालिफिन की तरफ से। 1988 के कानून को मनसूख करके ये नया कानून नाफिज किया गया। अरकान असम्बली अपने हल्के या ज़िले में सरकारी इजलास तलब कर सकेंगे, जिसमें मुताल्लिक़ा सरकारी अफसरान की शिरकत होगी लाजमी। अगर अफसरान शिरकत नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी रुकन असम्बली को किसी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने से पहले स्पीकर की पेशगी इजाज़त लेनी पड़ेगी, यानी कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक स्पीकर की इजाज़त नहीं होगी। स्पीकर को इख्तियार होगा कि वो गिरफ्तारी से पहले पुलिस रिपोर्ट या चालान भी तलब कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मजीद इंक्वायरी का हुक्म भी दे सकता है। सिक्योरिटी से मुतालिक आप बता दीजिए, बता रहे थे आप क्या क्या है सिक्योरिटी से मुतालिक कैटेगरी बी की सिक्योरिटी, एंड देन अगर सिक्योरिटी के खदशात हैं, कोई मसला पेश आ जाता है तो फिर सिक्योरिटी ए पे भी। अच्छा, अब जो कि आपके पास एमपीएज हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए जिस पे इतना रिएक्शन आ रहा है अवाम का, और जहाँ पे फिर हमारे पास कुछ बयानात सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी आए। अब सुहेल आफरीदी साहब के कुछ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं कि जिसके बारे में क्या की गई दी गई थी वो भी बता देते ना, प्रॉब्लम क्या क्या है जिसकी वजह से हमें एतराज़ है कि 8 नॉन प्रोहिबिटेड बोर असलहा लाइसेंस, जिसमें 4 मुफ्त और मुजम्मिल बता रहे थे। शरीक हयात के लिए असम्बली शनाख्ती कार्ड, मुल्क भर के तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंज इस्तेमाल करने की सहूलत होगी तमाम MPAs को। विफाकी कवानीन के तहत रुकन असम्बली और शरीक हयात के लिए सरकारी ऑफिशियल पासपोर्ट जो है वो भी जारी किया जाएगा। सरकारी अफसरान की तरह क्लब मेंबरशिप भी होगी। ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी पर टिंटेड या डार्क शीशों की इजाज़त भी दी जाएगी। इसके अलावा इस कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों और कैद की सज़ाओं में भी इजाफा किया गया है। अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रेजिस्टेंस आई, बहुत ज़्यादा आउटरेजियस किस्म का रिएक्शन आया, तो उसके बाद हमारे जो CM साहब हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने एक तरह से एक यू टर्न लिया है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लेते हैं। तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिठाएं सूबाई असम्बली के, और जिस चीज़ पर आवाम मुतमईन नहीं है, जिस पर हमारी सहाफ़ी बरादर मुतमईन नहीं है, उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान में वाहिद असम्बली है यहाँ के पार्लियामेंटेरियन जो अवामी ताकत से आई हैं, अवाम ने वोट दिया है, तो हमने अवाम की राय जो है वो सबसे बालातर रखनी है और अवामी मफादात के अंदर ही जो है आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर रिव्यू होगी और आगे जो है जितने भी काम होंगे वो इंशाल्लाह अवामी उमंगों पर होंगे। ये है CM साहब का यू टर्न जो हम लोग आपसे बात कर रहे थे। अब इस यू टर्न को अगर मद्देनज़र रखें तो इस खबर पे हमें पता ये चलता है कि अवाम का ज़ोर कहीं ना कहीं, अवाम की आवाज़ कहीं ना कहीं ये सवालात जो उठाए जाते हैं अपना वेट रखते हैं। इसी के साथ हमारे पास मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ तारिक वहीद जो पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक। और ये इशू जिस पे यू टर्न ले लिया गया है, इस इशू की थोड़ी सी अपडेट बताएं कि असल सवाल इसमें जो उठ रहा है, अलावा ताकत के और जो ताकत दे दी गई है उसके, असल सवाल जो उठ रहा है वो कहाँ से उठ रहा है? शुक्रिया मुजम्मिल। आयशा सो बखैर पेशावर से। अच्छा, अभी आप लोगों ने वो वज़ीर-ए-आला की तकरीर सुना दी, काफ़ी मुतासिरकुन थी कि अवामी मफाद में ये कानून सादी की गई थी और अवामी मफाद में इस पर नज़रसानी हो रही है। अच्छा, बहस तब निकली जब परसों ये गज़ट सामने आया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो खुफिया कानून सादी की है जिसमें अरकान असम्बली के लिए शाहाना और गैर मामूली मराहत मुख्तस की गई है। मजे की बात यह है कि ये जो कानून साजी थी या जो बिल था ये पास हुआ था 30 अप्रैल को। 3 बिल पास हुए थे जिसमें एक अरकान असम्बली की तनख्वाहों का बिल था, साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मराहत का बिल था, और इसके साथ ये अरकान असम्बली के मराहत का बिल था जो तरमीमी बिल था। अच्छा, इसको बहुत स्मार्टली सिर्फ ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन जमातों ने भी इसको खुफिया रखा, इसको पब्लिक नहीं किया। अभी तक ऑफिशियली ये जो गजट है, जो ड्राफ्ट है, अभी तक सामने नहीं आया है। ये हमारे सहाफ़ी भाइयों ने इसको निकाला है इस गजट को, और उसके बाद से ये इशू बना है। तो बहुत इंतहाई खुफिया तरीके से स्मार्टली खेला अपोजिशन और हुकूमत ने, क्योंकि इसमें बेनिफिशरी तो जो थे वो सिर्फ हुकूमती अरकान नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन के अरकान थे। अभी जब से ये मामला उठा है इस पर एतराज़ात
उठ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, तो जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। मजे की बात है कि अपोजिशन भी इस मामले पर तकसीम नजर आ रही है। कल हमने देखा कि इख्तियार वली साहब बड़े धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लान तान कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर और इन तरामीम पर, लेकिन उनकी जुमात के अपने लोग, उनके अपने MPs, पार्लिमानी लीडर्स यहाँ पर इस बिल की हिमायत कर रहे हैं। बल्कि 2-3 MPs तो बाकायदा हुकूमती मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए थे। सूबिया शाहिद और जलाल खान जो है, जलाल खान कल इख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे इस बिल की मुखालफत में, और लेकिन यहाँ पर वो अपने ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बिल की हिमायत कर रहे थे कि ये हमें हक हासिल है अपनी मराद के लिए, और ये कानूनी कोई अगर कानूनी काम नहीं किया, और साथ ही वो इख्तियार वली के साथ बैठे हुए थे। दूसरी तरफ अपोजिशन की बड़ी जुमात जो है पीपल्स पार्टी, अब उसकी वो देख ले, मासूमियत देख ले कि फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इसकी बरमला मुखालफत कर रहे हैं। कल से कह रहे थे कि भाई ये शाहाना जो मरात है, ये ज्यादती है गरीब सूबे के साथ, वगैरह वगैरह जो सियासी उन्होंने बयानात जारी किए। लेकिन उनके भाई पार्लिमानी लीडर है पीपल्स पार्टी के, वो इस कानूनी तरामीम में बराबर के शरीक रहे और उन्हें बाकायदा तरामीम पेश की थी जो मंजूर हुई थी। वो भी बेनिफिशरी थे, वो भी PTI हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और कल वजीर इत्तलात शफी जान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। तो ये किस तरह हो सकता है कि वो पार्लिमानी लीडर अहमद कुंडी जो गवर्नर हाउस में बैठे, बल्कि उनका ऑफिस भी गवर्नर हाउस में है, बिल्कुल बजा। मेरा सवाल एक्चुअली इसी बारे में था कि जमहूरियत के अंदर ये होता है कि एक पार्लिमानी निज़ाम के अंदर सबसे पहली रुकावट, अगर कोई गलत फैसला किया जा रहा है, कोई गलत कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऑपोजिशन किरदार अदा करती है उसको रोकने के लिए। उसके बावजूद, उनकी कोशिश के बावजूद भी पास हो जाए तो फिर उसके बाद पब्लिक की तरफ से जो भी रिएक्शन आए आप तब्दीली कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपोजिशन ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, मतलब ये बात कुछ समझ में नहीं आती। और उसके बाद जब पब्लिक में आता है ये मामला, मीडिया पर डिस्कस किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप यू टर्न ले लेते हैं। एक तो इसके ऊपर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मज़ीद डेलिब्रेट करें। एट द सेम टाइम ये भी बताइएगा कि PTI के अपने लोग इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं और PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं इस बिल के बारे में। आयशा, इसमें मैं वो किरदारों की मैंने निशानदेही की, मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी। तीसरी जुमा जो है ANP के सूबाई सदर जो है इफ्तिखार साहब, वो इस पर भी लान तान कर रहे थे, सूबाई हुकूमत की बेशिंग कर रहे थे। लेकिन उनके MP अरबाब उस्मान भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती अरकान के साथ बैठे हुए थे, मिनिस्टर के साथ बैठे थे, और इस एक्ट को और इन तरामीम को सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो इस तरामीम के बाद हमने देखा कि PTI के अंदर के हलकों में भी कुछ बुखार हमने देखा। कारकुनों, मुख्तलिफ जो सियासी उनके पार्लिमानी लोग हैं, आम कारकुन हैं, उनकी तरफ से भी हमने देखा कि वो सूबाई हुकूमत पर तनकीद कर रही थी कि PTI को वोट इन मराद के लिए, इन शाहाना मराद के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि तब्दीली के लिए, अवाम को मुकद्दर तब्दील करने के लिए और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए दिया गया था। लेकिन ये लोग जो है वो अपने मरात बढ़ाने में और अपने पर्सन प्रिविलेजेस मुख्तस करने में मुख्तस हो गए हैं। तो अपने PTI के अंदर के हलकों की तरफ से भी काफ़ी इतराज़ात हमने देखे, बल्कि 2-3 सेनेटर्स तो बाकायदा खुलकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जो जज्बात थे वो भी शेयर किए। तो न सिर्फ बाहर से बल्कि PTI के अंदर से भी इन तरामीम पर जो है तनकीद हो रही है। अभी तो वज़ीर आला ने जिस तरह कहा कि इस पर नजरसानी करेंगे और इसके लिए जितने पार्लिमानी लीडर्स हैं उनका इजलास तलब किया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो सहाफ़ियों के हवाले से शिक्के हैं, बट एटलीस्ट एक नीयत तो सामने आ गई है, एंड देन उस ज़्यादा इसके ऊपर आप हंसी कह लीजिए या आप ये समझ लीजिए कि अजीब महसूस होता है, वियर्ड लगता है जब आप इस तरह के कवानीन या रूल्स के बारे में कहते हैं या अवाम के मफाद के अंदर आए। मीन अवाम, वो शायद उनकी अवाम की डेफिनेशन कुछ और है। तारिक आप साथ ही रहिएगा, हमें इख्तियार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, चलें कर लें। एक पॉइंट सिर्फ ये था कि बदनीयती सिर्फ ये इसमें थी कि इसको छुपाया क्यों गया था, साथ मतलब साफ नजर आ रहा है कि बदनीयती इसमें थी। क्वेश्चन ही है तारिक जो हमने करना है। तो हमारे साथ इस टाइम पे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर और हमारे बहुत ही फेवरेट नून लीग के सीनियर लीडर भी हैं और इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रमज़ान में इनके साथ बहुत सारा शुगल चलता रहा। सर, बहुत याद आती है आपकी, हमारे स्टूडियोज़ आ जाएं प्लीज़ एक दफ़ा यही गपशप करने के लिए। बदनीयती वाला पॉइंट इस लॉ से रिलेटेड हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपके साथ। ज़रा कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी ऑफिस में बैठ के, बहुत अच्छे लगे आपके अल्फाज। बदनीयती कहाँ है, क्या है, छुपाया क्यों गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल एंड थैंक यू आयशा एंड हैव अ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
देखिए, बनियती तो ये उस वक्त पैदा हो जाती है कि जब एक सूबा जो दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा हो, जहां पर लॉलेसनेस हो, लाकानूनियत जो है, बेरोजगारी, जहां पर अस्पतालों का निज़ाम बैठ चुका हो, वहां पर स्कूलों का निज़ाम बैठ चुका हो, यूनिवर्सिटियां 18 यूनिवर्सिटियां जो है अपने बंद करने का ऐलान कर बैठी हो, वज़ीर आला अपने घर से असर के बाद नहीं निकल सकता और हजारों अरबों रुपए के बोझ तले वो सूबा दब रहा हो, ऐसे में आप कहें कि हमें ब्लू पासपोर्ट दे दें। मैं कहता हूं जिनके पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने चाहिए वो ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं, ताहयात मांग रहे हैं और अपनी शरीके हयात के लिए मांग रहे हैं। 8 क्लाशनकोफों के लाइसेंसेस, ये इम्यूनिटीज के मतलब किसी भी मोटरवे पर वो सफर करे उनसे कोई टोल टैक्स नहीं लेगा, कोई थाना उन पर पर्चा नहीं काट सकता। अगर वो कत्ल करें, वो 302 करें, 324 करें, अगवा करें, डकैती करें, मनशियात स्मगल करें, कोई भी कारोबार करें उन पर कोई पर्चा नहीं कटेगा। ये लामहदूद इख्तियारात है। इसके अलावा अगर किसी पर पर्चा कट चुका है और स्पीकर की इजाजत ना हो तो आप उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, चाहे सेशन हो या ना हो। दुनिया में पाकिस्तान में कहीं भी सरकारी डॉग बैंगलोज हो, कोई सर्किट हाउसेस हो, वहां पर वो फ्री जाके रहेंगे। और ये अपने तकरीबन 1 दर्जन गनमैन को लेकर ये खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बोलान तक और सिंध के रेगिस्तानों तक और पंजाब के मैदानी इलाकों तक और जुनूबी पंजाब तक, पाकिस्तान के पूरे चप्पे चप्पे में, इवन आजाद कश्मीर में भी जाके ये दंदनाते फिरेंगे। तो मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा फिर यहाँ पर भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो कुछ रिपोर्टर्स, कुछ मीडिया चैनल्स, स्पेशली मैं नाम लेना चाहता हूँ इफ यू अलाउ मी, ये आजाद डिजिटल और पख्तून डिजिटल जो वहां पर इनके काले करतूतों को आश्कारा करते हैं, ये उनको काले चैनल कहते हैं, उनको असेंबली में उनका दाखिला रोकने के लिए उनके लिए कानून साजी की गई है। सो आप अब इसको आप क्या कह सकते हैं? इसका ताल्लुक सीएम साहब कह तो रहे हैं कि दिल खोल कर तनकीद करें सहाफी, कोई मसला नहीं है, अगर पब्लिक की तरफ, पब्लिक को पसंद नहीं आया हमारा ये इकदाम तो हम वापस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये मान लेना उन्होंने एटलीस्ट इतना तो कर लिया। वापस तो इसलिए करेंगे क्योंकि किसी भी जमात को, पाकिस्तानी अवाम को और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आपका ये गंदा बिल जो है ये पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। सब गवर्नर साहब ने साइन कैसे कर दिए थे फिर इसके ऊपर इख्तियार साहब? ये बड़ा स्ट्रेंज सा लगा। वो अब आकर कह रहे हैं कि मेरे तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे कि साइन कर दिए थे उन्होंने। जी, हमारी एक आध मेंबर है, उसने भी साइन किए हुए हैं, वो शायद स्टैंडिंग कमेटी में, ये पावर एंड इम्यूनिटीज कमेटी की वो चेयरपर्सन है, तो उन्होंने वो चेयर भी किया है। तो लेकिन वहां पर मेरे ख्याल में उन्होंने भी ये देखा होगा, सोचा होगा कि मेरी तरफ आ रहा है एक पासपोर्ट, मेरे हस्बैंड को भी मिलेगा, फॉर लाइफ टाइम होगा, क्लाशनकोफ 2 से 8 हो जाएंगी, टोल टैक्स फ्री हो जाएगा। उन्होंने भी फिर नून लीग की सीनियर लीडरशिप को नहीं बताया कि ये होने जा रहा है। मैं तारिक आपकी तरफ आती हूँ। इख्तियार साहब, जिस अपनी मेंबर की आप बात करें, उन्होंने भी आगे जाकर नहीं बताया, उन्होंने भी छुपा के रखा इस मामले को। ये हमारी जो अपनी जमात है उसमें कल से ये बात उठी है, परसों रात से, कि हमारी पार्टी के मेंबरान ने हमारे साथ फेडरल लेवल पर इन इश्यूज को, इस बिल को, इसमें अमेंडमेंट्स को डिस्कस क्यों नहीं किया? वाई ये हमारे नोटिस में इन्होंने लाया क्यों नहीं? तो पार्टी में कोई कार्रवाई का इरादा रखते हैं, कोई शो कॉज कुछ किया जाएगा? व्हाटएवर शो कॉज होगा, या इनको बुला के इनसे वजाहत तलब की जाती है, या एक तरफा कार्रवाई होती है, या जैसे भी होती है, लेकिन है आयशा, मेरे ख्याल से खान साहब ने जो कहना है बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन कर दिया है कि लिया जाएगा। एटलीस्ट इख्तियार साहब ने इस चीज को माना, उन्होंने एतराफ किया कि उनके अपने जो है ना लोग, उनकी तरफ से भी कोताही हुई है। तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तारिक।
अच्छा, इख्तियार साहब से पता करना था कि कल उन्होंने जलाल खान को अपने साथ बिठाया हुआ था, वही जलाल खान भी इस इंतरामी में सेट को बराबर सपोर्ट करते रहे हैं, आज भी सपोर्ट करें, कल भी सपोर्ट करें। आपने करीब जो साथ बैठे थे उस बंदे को आप कायल नहीं कर सके, तो बाकी पार्टी या सूबाई जो जमात है उसको किस तरह आप वो करेंगे, कायल नहीं, करेंगे? ये बड़े सवाल तारिक बनेगा। वहीद साहब, तारिक वहीद साहब, ये कायल तो वो इस तरह हो गए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा पहले बंदा बैठकर पॉइंट्स नोट कर रहा होता है, वो मैंने उनके सामने लिखे थे। मेरे हाथ में लाल कलम था और सफेद कागज था और उसके सामने मैंने लिखे थे। डॉक्टर शाइस्ता जदून जो हमारी एमएनए है, वो हमारे दरमियान बैठी हुई थी। यू कैन कॉल हर एंड आस्क हर एंड आप इसको क्रॉस चेक कर लें। कायल तो वो थे। मेरे बाद उनको ला कायल किसने किया, सवाल ये पैदा होता है। जहां तक मुझे अच्छा तो और आपके बहुत आपकी और पार्टी क्या खुद इतना अपने क्या स्टेज इतना पर नहीं है सवाल आसान है ला कायल करना आप ही के अल्फाज में, इख्तियार साहब? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, अब गवर्नमेंट जो है क्या कोई इरादा रखती है, इसको मजीद उठाया जाएगा, इसके ऊपर मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमें देखने को मिलेंगी, इख्तियार साहब? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस पे कल मैंने भी की, फिर मेरे बाद तलाल चौधरी साहब ने भी की, और शायद और दोस्त भी जो अपनी आरा रखते हैं वो इस पर अपना इजहार ख्याल करेंगे। बट हम इसको इस पैराए में देख रहे हैं कि जो नजरसानी का बिल, जो इस पे नजरसानी ये डाल रहे हैं, आया ये सिर्फ लफ्जी और वो ज़ेब दास्तां वाली नजरसानी है या हकीकी नजरसानी है? हम चाहते हैं कि ये बिल जो है ये मुकम्मल रिवर्स हो और ये अपनी पुरानी असल हालत में आ जाए। दैट्स इट। अगर ये नहीं हुआ, मे बी वी आर गोइंग टू चैलेंज इट इन द कोर्ट। ओके, एक सवाल तारिक, जो गवर्नर ऑफिस की तरफ से मौक़िफ़ आया था कि 1980 का जो लॉ है ये तो बस उसके मुताबिक ही है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी बहुत तब्दीलियां की गई हैं। अगर अपनी असल हालत में आता है तो क्या ज़्यादातर मुराआत और नकात ऐसे ही रहेंगे जैसे इसके अंदर है, या मुख्तलिफ होंगे? लास्ट 30 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि 1988 में ये कवानीन मौजूद थे, लेकिन उसको जिस अंदाज में, जिस लेवल पर एक्सपेंड किया गया है, सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि उसमें यह है कि अराकीनी असम्बली को ब्लू पासपोर्ट, जो ऑफिशियल पासपोर्ट है, वो एंटाइटलमेंट होगी, उसका ये हक हासिल होगा, क्या रख सकते हैं, वो भी दौरान एमपीएशिप या जो मेंबर होता है। लेकिन इसमें जो तरमीम की गई है कि उनको ताहयात ये पासपोर्ट हासिल होगा और उनकी शरीक हयात को भी ब्लू पासपोर्ट ताहयात जो है वो हकदार होंगी इसकी। तो मैं आपको सिर्फ तरामीम के जो लेवल है वो बता रहा हूँ कि 88 में तो ये मौजूद था कि ऑफिशियल पासपोर्ट रख सकेंगे, लेकिन जिस अंदाज में एक्सपेंड किया गया वो बहुत गैर मामूली है। गैर मामूली है। थैंक यू सो मच तारिक एंड इख्तियार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और उन्होंने अपने इरादे जो हैं वो भी बता दिए कि अगर को रिवर्स नहीं किया गया तो इसको चैलेंज भी किया जा सकता है अदालतों में। लेट्स सी, विल हैव टू वेट एंड वॉच, जैसे गवर्नमेंट अभी वेट एंड वॉच कर रही है। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। हाय जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट, एक ताकतवर और विजन वाली नेशन जो कि लीड भी इसी तरह के फिगर्स करते आ रहे हैं। पाकिस्तान जब अल्लाह पाक ने हमें नसीब किया, अल्लाह पाक ने जब ये बॉर्डर्स, अल्लाह पाक ने जब ये मुल्क, इसके पहाड़ और इसके सहरा में नसीब किए, तो इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आए जो दुश्मनों की नज़र में हैं और दुश्मनों की नीयत के एंड सेंटर पे मौजूद हैं इस वक्त वो, और दुश्मन उससे नहीं हट रहा। अब डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने उस प्रेसर के अंदर बताया मीडिया को कि जो नए चैलेंजेस जिनका हमें सामना है, लेकिन इंडिया और दीगर पाकिस्तान दुश्मन अनासर जिस तरह से अफगानिस्तान के थ्रू और प्रॉक्सीज के थ्रू और तालिबान के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, दहशतगर्दी में इजाफा नज़र आता चला जा रहा है और इससे पाकिस्तान का बिजनेस और पाकिस्तान की सिविलियन लाइफ दोनों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ का लैंडस्केप और वहाँ के जो ज़मीन मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है, वहाँ की ट्रेन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसी का फ़ायदा उठाकर जो दुश्मन है वो कोशिश करता है, पहले तो उसने डायरेक्ट कोशिश की, उसका जवाब मिल गया, प्रॉक्सीज के थ्रू कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। रिसेंटली
कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर दहशतगर्द अनासर मुलव्विस थे और कई लोगों की जानें भी गई हैं, शहादतें भी हुई हैं। तो ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हम राइट नाउ कहाँ पर स्टैंड करते हैं भारत और अफ़गानिस्तान के साथ, और क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी है इस मामले में वो ठीक है। डेफिनेटली हमारी पाक अफवाज, हम जानते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत, स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत अहम ओहदे पर वो रह चुके हैं, माजी में सीनियर ऑपरेशनल कमांडर रह चुके हैं, मेजर जनरल तारिक रशीद खान, रिटायर्ड। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर खैरियत की खबर सुनाइए, क्या किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, या पाकिस्तान की जो एक डॉक्ट्रिन हम कहते हैं ना, हम ज़्यादा कि एक बाजवा डॉक्ट्रिन थी, अब ये नई डॉक्ट्रिन है और जो बहुत ही प्रोएक्टिव भी है और इस एक ऐसी अप्रोच के साथ जाती है कि दुश्मन को पता होता है कि इनको नहीं तंग नहीं करना, उसके बावजूद प्रॉक्सिस के थ्रू तंग करना, प्रॉक्सिस के थ्रू नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? देखिए, सिर्फ प्रॉक्सिस के ज़रिए हमारे दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। और डायरेक्ट जो है कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान से दुनिया की कोई ताकत अफोर्ड नहीं कर सकती, और हाइब्रिड वॉर के ज़रिए या जिसे कह लें कॉग्निटिव वॉर के ज़रिए, वॉर ऑफ माइंड्स के ज़रिए, परसेप्शंस के ज़रिए वो ये कर सकते हैं, और वो ये कर रहे हैं। बट पाकिस्तान की लीडरशिप में बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है कि पाकिस्तान का कौन दुश्मन है, और हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रख के फैसले करने हैं। आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, देखें बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसके बॉर्डर तीनों सूबों से मिलते हैं। एग्जैक्टली। और 2 मुल्कों से मिलते हैं, ईरान और अफगानिस्तान। और फिर 900 साढ़े 900 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है जिसमें गवादर और जो सी पोर्ट आ जाती है, जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक का। तो मैं खुद क्योंकि वहाँ ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ, तो जितने अल्लाह ताला ने मादनियात के रिसोर्सेज बलूचिस्तान में रखे हुए हैं शायद दुनिया के किसी भी खत्ते में ना हो। आप देखें, सोना देखें, तांबा देखें, रेको देखें, कोल देखें, जिप्सम देखें, और अब तो क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, एंटीमनी, कोबाल्ट, यूरेनियम, और आप नाम लें तो वो धात वहाँ मौजूद है। और इसलिए वहाँ ये सारी इंसर्जेंसी है। और तो वहाँ पे इस अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए आई रियली वांट टू नो, पाकिस्तान क्या कॉन्क्रीट कर रहा है इस वक्त वहाँ पर? क्या कोई ऐसे प्लान्स हमारे मौजूद हैं कि वहाँ पर हम जानते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, बट पीस भी तो ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है, देखिए बड़ा ज़रूरी है। और पीस के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है आयशा कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोगों के दिल और दिमाग को जीता जाए, विन देयर हार्ट्स एंड माइंड। जब तक आप लोगों के दिल और दिमाग नहीं जीतेंगे और उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उन्हें अपना फ्यूचर स्टेट ऑफ पाकिस्तान में नजर आना चाहिए, ऐसा ही है, बजाय कि वो अपना कॉन्फिडेंस या फ्यूचर देखें गैर मुल्की एजेंट्स के हाथ में। तो ये सामने रख के आपने पॉलिसी बनानी होगी। अब देखिए बलूचिस्तान का मैं बताता हूँ, 16 वहाँ के MNAs हैं, 65 MPs हैं, 23 सेनेटर्स हैं, 1800 के करीब 18,000 के करीब काउंसलर हैं, ये सारे नुमाइंदे हैं। तो ये क्या वहाँ कर रहे हैं? 38 उनके सूबे हैं। तो मैंने आपको 18,000 की जो फिगर दी कि इसको 38 प्रोविंसेस पर आप डिवाइड कर लें, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 300 साढ़े 300 अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। वो क्यों नहीं इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सके जो सिंपथाइजर हैं, फैसिलिटेटर हैं या टेररिस्ट वहाँ छुपे हुए हैं? क्यों हमें नहीं बताते? अच्छा, तो ये इन्हें ऑन बोर्ड करना होगा, इन्हें अपने जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अब देखिए कल जो वाकयात हुए हैं पिछले 4 दिनों में, जिस पर DGISPR साहब ने बताया, कोयटा के नजदीक हनाउड के इलाके में, ज़ियारत मंगी डैम के पास और बेला के पास, 4 जगह देखें, और उसमें कितनी ज्यादा कीमती जाने गई हैं। देखिए ऐसे है, हमने 55-60 के करीब तो दहशतगर्द मार दिए, बट 7 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के और सिविलियन देखे। लोकल सपोर्ट के बगैर मुमकिन है इस तरह के दहशतगर्द? लोकल सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। देखिए कहाँ छुपे हुए थे ये, कहाँ से गाड़ियां मिली, कहाँ से पेट्रोल भराया, क्यों हमें पता नहीं चला जी। और वहाँ के इलाके के जो हैं सरदार, मलिक, वडेरे, वो क्यों नहीं कंडेम कर रहे? DGISPR साहब ने तो कंडेम किया। क्या हमने पॉलिटिशियन वहाँ के बड़े जो वडेरे हैं उस इलाकों के, उनसे हमने सुनी कोई स्टेटमेंट कि ये गलत हुआ है और ये मुल्क दुश्मन है, हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? आपने कोई स्टेटमेंट सुनी किसी से? KPK में हम देख रहे हैं कि जी उन्होंने बिल बढ़ा दिया जी, कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें। इतना आसान है इतना कंडेम करना? आता हूँ उसकी तरफ। देखें KPK में आप सुन रहे हैं कि हमारी सैलरीज बढ़ा दें, ब्लू पासपोर्ट जी अभी हमने सेगमेंट किया, बिल्कुल। तो इसी तरह की जो सिचुएशन है KPK में भी है।
बजाय कि इन इश्यूज पे फोकस करें, एड्रेस करें, वो अपने पक्ष एंड प्रिविलेज बढ़ा रहे हैं। तो जब आवाम देखती है कि हमारे हुक्मरान या हमारे नुमाइंदे इन किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनका रहन सहन हमसे डिफरेंट है, तो फिर मुतनफ़र होते हैं। ऐसे ही है। तो लोगों को ऑन बोर्ड करना होगा, उनके दिल और दिमागों को जीतना होगा। कंडेम करना इतना आसान है? आप कंडेम करने की बात कर रहे थे, क्योंकि जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, वहाँ की रियलिटी से वो वाकिफ़ हैं, उन्होंने बाहर निकलना है और डेफिनेटली सिक्योरिटी के बगैर वो नहीं निकल सकते हैं। तो इज़ इट ईजी फॉर देम टू कंडेम अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो? नहीं, क्या मुश्किल है? देखिए, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं या उनके साथ हैं? इसमें तो कोई शक नहीं अच्छा, है। दूसरा ये है कि जो कुछ उन्हें वो दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान उन्हें दे दे तो वहां क्यों जाएंगे? बिल्कुल। तो वहां इसलिए जा रहे हैं ना कि उनके पास डेप्रीवेशन है, Yes, उनके पास एहसास जॉब महरूमी है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एहसास महरूमी है। तो अगर एहसास महरूमी आप दूर कर दें और वो समझें कि हमारा ज्यादा इंटरेस्ट, हमें ज्यादा लुक आफ्टर स्टेट कर रही है, तो वहां क्यों जाएंगे? और दूसरा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, वो तो आपके एनवायरनमेंट शेप करके देती है, वेरी ट्रू। वो स्टेबलाइज करके देती है। फिर जो काम करना है वो आपके सिविल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी ने करना है, बिल्कुल। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, बिल्कुल, आपके नुमाइंदों ने करना है, तो वो उन्हें करना चाहिए। करना बहुत अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि है। टाइम शॉर्ट होता है, आई थिंक हमें इसके ऊपर एक पॉडकास्ट और एक पूरा प्रोग्राम सिक्योरिटी सिचुएशन पे करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव हमें आवाम के सामने लाके पेश करना है। थैंक यू, आपने वक्त निकाला Thank you so और much. आपने हमें ज्वाइन Thank किया you so सर। much. Thank you. व्यूअर्स, आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। जब इंस्ट्रूमेंट हमें एस्टैब्लिश करके दे देता है कंट्रोल का और एक गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट, तो उस पर चलना फिर हमारी जिम्मेदारी है और किस तरह से हमने उसे अच्छे तरीके से निभाना है। इसी मैसेज के साथ चलते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक पे वापस आते हैं तो मुलाकात होगी। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अभी ब्रेक पे आयशा और मैं डिस्कस कर रहे थे कि गर्मी इस तरह की है आजकल कि जितना मर्जी पानी पी लें आप, गला आपका खुश्क है और ठंडा पानी फ्रिज खोलिए आपको मुयसर शायद हो, क्योंकि सारी फैमिली, कोई आइसक्रीम के लिए फ्रिज खोल रहा है, कोई शरबत के लिए फ्रिज खोल रहा है। आपको ठंडे पानी की जो कि है ना वो अवेलेबिलिटी इस तरह फील होती है जैसे कोई बहुत बड़ा प्रिविलेज है इस वक्त लाइफ में। बिल्कुल ऐसे। और ठंडा पानी तभी होगा जब फ्रिज ज़्यादा देर तक बंद रहेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे भी ना फ्रिज का दरवाज़ा खोल के उसको बंद करना भूल जाते हैं। अब अगर आपके पास एक ऐसी डिवाइस आ जाए, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए जो अगर दरवाज़ा खुला हुआ है वो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन भेज दे कि भाई देखो दरवाज़ा जो है ना जाकर बंद कर दो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ठंडा पानी होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपने फ़ोन के थ्रू, अपने टैब के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकें। जैसे जैसे एआई का दौर फिर क्या आगे होगा? बढ़ता जा रहा है ना, मुझे लग रहा है कि वो जादू का चिराग नहीं था कि जो रगड़ते थे और अंदर से एक जीनी निकलता था, कहानी बचपन ये में उससे सुनी आगे थी। की कहानी हो गई ये अब। उससे आगे की कहानी हो गई है कि इससे पहले कि आपकी अम्मी आवाज लगाएं कि भाई फ्रिज किसने खुला छोड़ा है, आपको आपका फोन वो आवाज आवाज लगा नहीं देगा। होती, वो डांट होती है। किसने खुला छोड़ा है फ्रिज, पानी ठंडा नहीं लेकिन होगा। मार्केट में हमारे पास ऐसे फ्रिज, ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी टेक अब मौजूद है। आ चुके हैं और उसी को आज हमने डिस्कस करना है कि आप अपने किचन को अब किन किन ऑप्शंस के साथ जो है ना डेकोर कर सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पर ला सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उसके ऑप्शंस आपके पास हैं। और आज एक ऐसे ही ऑप्शन को हम करने लगे हैं डिस्कस जो कि स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम के साथ आएगा, IoT बेस्ड है और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिन्होंने मुझे तो बहुत ज़्यादा इंट्रीग कर दिया है कि भाई जाकर देखा तो जाए कि है किस तरह का ये फ्रिज। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ जावेद साहब जो कि डायरेक्टर रेफ्रिजरेटर हैं फ्रॉम हायर पाकिस्तान। उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं काशिफ साहब? आई एम गुड। काशिफ साहब, कैसे हैं? आप हमें बिगाड़ने या पाकिस्तानी अवाम को कब तक बिगाड़ते रहेंगे, कितना बिगाड़ते रहेंगे? पहले तो उठकर जाना पड़ता था दरवाज़ा बंद करने के लिए या हमें Temperature change पता करने चलता है के लिए। टेम्परेचर चेंज करने के लिए, अब बैठे बैठे हम कर सकते हैं। बेसिकली देखें हर जगह पे टेक्नोलॉजी AI डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्यों पीछे रह जाए। तो हायर पाकिस्तान ऑब्वियसली इन पूरी चीज़ों को जो इंटरनेशनली टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं या जो कंपनीज कंज्यूमर्स की लाइफ में आसानियाँ लेके आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वो हम पाकिस्तानी अवाम को भी दें और जो हमारे यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो हम सारी वो टेक्नोलॉजीज़ जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं वो अवेलेबल करके दें अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो डेफिनेटली अगर वाईफाई और AI और लेट्स से सेल्फ कंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेन्ड प्रोडक्ट्स हों दुनिया में, तो हम पाकिस्तानी पीछे क्यों रह जाएं किसी से। बिल्कुल और ऐसे है। इस प्रोडक्ट में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा लेके जाएं कि क्या आइडियाज़ थे। आपने तो बताया कि मार्केट के साथ हम एट लेवल आना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के साथ। पाकिस्तान की मार्केट को और हमारे गर्म क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए क्या डेवलपमेंट्स हैं जो आपने इसमें ऐड किए हैं? बेसिकली देखें पाकिस्तान ऑब्वियसली पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे पास एक ऐसी सरजमीन अवेलेबल है जिसमें
आज इस वक्त हम अगर इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा अनबेरेबल है। बट इस वक्त ऐसे कंफर्टेबल एरियाज़ भी हैं पाकिस्तान में, अल्लाह ताला ने हमने दिए, जहाँ पे लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और इवन अगर आप सिब्बी जैकबाबाद चले जाएं तो वहाँ पे तो टेम्परेचर अनबेरेबल है, डाइवर्सिटी है मौसम के अंदर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो हम पहले तो ये स्टडी करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो पूरे पाकिस्तान के तमाम लेट से 25 करोड़ जो हमारी आबादी है उनकी ज़रूरियात और उनकी नीड्स और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और हमारे लोगों को क्या चाहिए। फिर हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं और पाकिस्तान में वो लोकलाइज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो ऑब्वियसली हमारे तमाम जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी आलमोस्ट तमाम नीड्स को फुलफिल। टेक फ्रेंडली जब आप कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो उसकी वो कहते हैं ना पोर्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर पोर्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो प्रैक्टिकलिटी कम होती जाएगी। लोड शेडिंग कर लें या वेरियस पावर सोर्सेज कर लें, एक तरफ सोलर आ गया, वापडा आ गया, शिफ्ट होना इलेक्ट्रिसिटी का, मशीनरी कंपैटिबल है, ये झटके बर्दाश्त करेगी। यही तो सबसे अच्छी जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी सबसे अच्छी खूबी यही तो है कि हमने प्रोडक्ट ही पाकिस्तानी इन्वायरमेंट और कंज्यूमर्स के लिए डिज़ाइन किए। मतलब अगर बिलफर्ज आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज, जो सुपर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे चले जाएं तो वहाँ पे तो ये लोड शेडिंग और लो वोल्टेज और इन चीज़ों का उन लोगों को आइडिया भी नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में आ जाएं तो ये हमारी एक रियल पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हमने अपनी प्रोडक्ट्स, इसीलिए तो मैंने आपसे पहले शेयर किया कि लोकलाइज्ड हम इन्वायरमेंट और लोगों की नीड्स के मुताबिक बनाते हैं। कितने घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेगा ये फ्रिज? अच्छा, अब ये सबसे बड़ा ट्रिकी और मज़े का क्वेश्चन है। जैसे आपने बात स्टार्ट की कि जी फ्रिज खुला रह जाए तो कूलिंग ज़ाया हो जाती है। हाई रेफ्रिजरेटर 100 घंटे तक अपनी कूलिंग बरकरार रखता है लोड शेडिंग के बाद। 100 घंटे तक? और इवन हमारे जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, अगर डीप फ्रीजर है, लाइट जाती है तो चौथे दिन भी पानी ठंडा होगा। जी, यानी कि 4 दिन तक। ओके। अब ये बेसिकली प्रोडक्ट की सुपर क्वालिटी को डिफाइन करती है। यानी आपके फ्रूट्स भी खराब नहीं होंगे, आपने कोई फास्ट फूड रखा है वो भी खराब नहीं होगा, कुछ खराब नहीं होगा। जी बिल्कुल। और ये मैं आपको ऑन एयर इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ पाकिस्तान जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये उनसे टेस्टेड और अप्रूव्ड हैं ये चीज़ें कि सर्टन एक जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके साथ अगर कंज्यूमर यूज़ करते हैं लोड शेडिंग के बाद मोर देन 100 आवर्स इट कैन रिटेन द। अच्छा, इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में कुछ बताएं क्या? अच्छा, अब देखें, हम हर साल ही कुछ नए नए प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाते हैं। इस साल जो हमने नए हमारी जो प्रोडक्ट्स लाइनअप हैं रेफ्रिजरेटर कैटेगरी में, इसमें IoT ट्विन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स हैं हमारे पास। एक तो आप उसको वाईफाई से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अब हमारी जो जनरेशन Z है, दे वांट समथिंग न्यू, और अब वो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि अगर हम बाहर हैं तो वी कैन कंट्रोल आवर प्रोडक्ट्स बैक इन द होम। अब एक तो ये चीज़ आ गई, हमने उनको मुकम्मल बिगाड़ना है, यानी नहीं, एक्चुअली वो हमें बिगाड़ रहे हैं या हम उनको बिगाड़ रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन असल बात जो क्लियर है वो ये है कि हमने आगे जाना है। हमारे मुल्क ने, हमारे जो लोग ग्रो हो रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, हमने उनके मुताबिक प्रोडक्ट्स बनानी है। ऑब्वियसली उससे हमारी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऑफ कोर्स इट्स बिजनेस, डेफिनेटली बिजनेस ऐसे ही ग्रो करेगा। तो एक तो वाईफाई हमने दिया, उससे आप हमारी हायर ऐप के थ्रू उसको रेफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहले आपने बताया, अगर उसका डोर कहीं ओपन किसी बच्चे ने या बाय एनी इशू वो खुला रह गया तो वो आपको नोटिफाई कर देगा मोबाइल पे, हालांकि आप ना घर में हैं ना फ्रिज के पास हैं, आप जाके बंद करेंगे। इवन फ्रिज भी बीप करता है, साउंड देता है कि जी डोर खुला रह गया। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें आप प्रोडक्ट की जो स्टोरेज करते हैं, खाने की चीज़ें, लेट से आपने फल सब्जियां रखी या कोई मीट रख दिया या कोई सालन, लेट से जो घरेलू अशिया हैं वो रख दी, तो आप उनकी लाइफ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट नोटिफाई करती रहेगी आपके मोबाइल के ऊपर कि जी आपकी ये प्रोडक्ट, ये आपने जो रखी थी फूड आइटम, ये एक्सपायर होने वाली, यूज़ कर लें। अच्छा, बाज़ का होता ये है कि आपने घर में बहुत सारी चीज़ें ली, कोई फ्रिज के पीछे पड़ी है, कोई बैक एंड पे चली गई। अब ये सारी चीज़ें, एक तो जो आसानी है वो पैदा हो गई। उसके बाद इसमें हमने ट्विन इन्वर्टर यूज़ किया। ठीक है। मतलब नॉर्मली इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी से अब पाकिस्तान, क्योंकि लोड शेडिंग और महंगाई दोनों की वजह से बहुत
बिल्कुल। फुली मुतारफ है, हम अच्छी तरह जानते हैं, इवन लेमैन भी के इन्वर्टर क्या है। अच्छा, इसमें हमने डुअल ट्विन इन्वर्टर यूज़ किया कि इसमें फ़ैन मोटर भी इन्वर्टर है और इसमें कंप्रेसर भी इन्वर्टर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाके आपको एनर्जी सेविंग एफिशिएंट, देता है। हाँ, एनर्जी एफिशिएंसी की मैं बात कर रही थी, वो यानी कि बेहतर है जी। ये नए वर्जन से ये तो नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बिल्स आना शुरू हो जाए या कोई तब्दीली आएगी, या फिर बेहतर हो सकता है बिल? हाई रेफ्रिजरेटर के साथ हम क्लेम करते हैं कि ये एक दिन में, पूरे दिन में फ्रिज चलने के बाद 1 यूनिट से भी कम बिजली का इस्तेमाल करता है। 1 यूनिट से भी कम बिजली का इस्तेमाल करता अब वो घरेलू लेवल पे अगर 20-25 रुपए का यूनिट है तो वी कैन सी कि कितना बिल बनेगा महीने का। तो हमारी प्रोडक्ट सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि वो एनर्जी एफिशिएंट भी हैं और सेल्फ सस्टेनेबल भी हैं और मौजूदा टेक्नोलॉजी के एक मुताबिक वैसे बनाई गई। शरारती क्वेश्चन वो ये कि अगर वाईफाई हैक हो सकता है तो क्या आपका फ्रिज भी हैक हो सकता है? यहाँ पे थोड़ी सी डिसेंट हमारी प्रोडक्ट्स हैं। वजह ये है कि ये आपने किसी ने फ्रिज हैक करके करना भी क्या है। काशिफ साहब, कुछ टेक्नोलॉजीज तो आपने बता दी और बड़े मज़े की हमारी कॉन्वर्सेशन अभी तक रही है, इवन इन ब्रेक भी। ये बताइएगा कि कुछ और अपडेट्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाह रहे थे जो इस नए वर्जन में होंगे? जी वो बिल्कुल। प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, हम इसमें 2 बहुत मज़े की टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। अच्छा, पहली बात जो R&D से बात शुरू हुई थी, नेचुरली हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कुदरत से सीख सकते हैं जो बाद में हम अपनी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाएं किसी ठेले वाले के पास या किसी शॉप पे जो फल सब्जियां बेच रहा है, आप सोचें वो कैसा फ्रेश रखता है। सुपरमार्केट की हम बात नहीं करें, वो अपनी चीज़ों को कैसे फ्रेश पानी डालता रहता है। पानी डालता है, यस। वो एक्चुअली मॉइस्चर जो है वो एक सर्टेन लेवल तक इंश्योर करता है ताकि जो प्रोडक्ट के अंदर का मॉइस्चर और उसके अंदर पानी है जो कुदरत ने डाला है वो अंदर ही सस्टेन हो जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट में होगा तो वो बाहर रिलीज़ नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमने इस टेक्नोलॉजी को सीखा, हमने इसको ग्लोबली डेवलप किया, इसको हम नाम देते हैं ACS, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम। ये हमारे पाकिस्तान में जितने भी मॉडल्स हैं IF के या ट्विन इन्वर्टर के या IoT सीरीज़ जिसकी हम बात करें, इसमें अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि जो फल और सब्जियां आप वेजिटेबल क्रिस्पर बॉक्स में रखते हैं वो दूसरे किसी भी ब्रांड की निस्बत 2 गुना से भी ज़्यादा लंबे अरसे तक वो फ्रेश रहती है, फुली फ्रेश रहती। राइट। अच्छा, इसके साथ अब ये देखें, ये हमने वो टेक्नोलॉजी है जो कुदरत से सीखी। अच्छा, इसके बाद मोस्टली जो कंपनीज़ हैं, इवन जो हमारे पुराने मॉडल जो थे उसमें भी सारी कंपनीज़ एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी यूज़ करती और होने भी चाहिए। जो ये स्पॉइलेंट एजेंट है ये ऑब्वियसली खाने पीने और बाकी फल सब्जियों को ख़राब करते हैं। अच्छा, लेकिन वो मोस्टली काम करते हैं एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजीज जब टेम्परेचर होता है एक 2, 3, 4 सेंटीग्रेड वाला, मतलब रेफ पोर्शन में जो नीचे वाला पोर्शन होता है। अच्छा, किसी ने आज तक ये सोचा ही नहीं कि व्हाट अबाउट द फ्रीजर पोर्शन जो आपने अभी इवन कुर्बानी की है और गोश्त अभी तक पड़ा हुआ है, या इवन आप जो लेट्स से रूटीन में शॉपिंग करते हैं और चीज़ें फ्रोज कर लेते हैं, फ्रोजन जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी तो स्पाइल हो रही हैं। अच्छा, वो एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजीज़ वो फ्रीज़र पोर्शन में काम नहीं करती। इसका हमने हल निकाला। हम ASP हमारी एक टेक्नोलॉजी है जो बड़ी फार सुपीरियर है इस चीज़ को इंश्योर करने में, वो हम यूज़ कर रहे हैं। वो न सिर्फ रेफ पोर्शन में बल्कि फ्रीज़र पोर्शन में भी फुली फंक्शनल है। जब टेम्परेचर आपका -25, -28 जैसे हमारे फ्रिज में होता है तो उसमें भी वो पूरी तरह काम करता है। तो जो आपने चीज़ें फ्रोज की हुई हैं वो भी फुली हाइजीनिक और हेल्दी रहती हैं, यानी कि दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर। यानी कि कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा देर रख सकते हैं आप, ये जी, मुझे एक्चुअली अपनी अम्मी याद आ गई थी, मैं उनको कहती हूँ अम्मी प्लीज़ इतना ज़्यादा जो है ना हमें नई स्टॉक करने की ज़रूरत। अच्छा, इन द एंड काशिफ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, जितने भी देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली देखिए, मैं आप इस फोरम को यूज़ करते हुए एक बात ज़रूर करूँगा कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होना चाहिए और ये मुल्क हमारा है, हमने इसको आगे लेके जाना है। हमारी लेट्स से इवन हायर पाकिस्तान की बात करें तो हम अपनी यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं, जो मैसिव हमारा रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे हम लाते हैं, जहाँ से भी सोर्सिंग करके फिर हम लोकल बनाते हैं। तो हमें अपनी लोकल कंपनीज प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, और क्योंकि फाइनली हम वापस मुल्क को सपोर्ट करें टैक्सीज़ में या जो हम CSR प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और फाइनली वो हम पे बैक कर रहे हैं।
और बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर रहे हैं। हमारे पास मोर देन लाइक वी आर हैविंग मोर देन 5,000 पीपल इन आवर कंपनी राइट नाउ, जो इनडायरेक्टली मिलियंस पीपल से जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। और अगर हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हायर पाकिस्तान जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाता है, हम सिर्फ क्वालिटी इंश्योर नहीं करते, वो तो वी आर द नंबर 1 व्हाट वी क्लेम और एक्चुअली व्हाट वी हैव, लेकिन इसके साथ साथ हमारा आफ्टर सेल्स में और हमारा कंज्यूमर हैंडलिंग में भी हमारे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। और इसीलिए इन दोनों चीज़ों ने ही हमें पाकिस्तान का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बनाया। बहुत खूब, यानी कि 5,000 लोग और आगे मिलियंस ऑफ मिलियंस, यानी कि करोड़ों लोगों तक जिन 5,000 के थ्रू हायर अपना प्रोडक्ट और पैगाम दोनों चीज़ें पहुंचा रहा है। काश साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आप आए। जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं आसानी हो जाए, थोड़ी आराम पसंदी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये नए अप्लाइंसेस जो है ना वो अब मार्केट में अवेलेबल होंगी। आप अगर तब्दीली करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे तो कन्विंस कर लिया है काशिफ साहब ने, आई एम रेडी फॉर द चेंज इन माई किचन। इंशाल्लाह यहाँ पर बैठे बैठे फिर मैं चेक करूंगी मेरे फ्रिज का दरवाजा तो किसी ने नहीं खोल के रखा हो। नहीं, एंड इफ आई एम एबल टू आई विल हैक हर फ्रिज थ्रू हर वाईफाई, और मैं इनका जामी शीरी जो है वो मैं फ्रीज करवा दूंगा। इनको वहां पर सिर्फ ना अंडे ही मिलेंगे। व्यूअर्स, टाइम है शॉर्ट, और इसी जिस तरह से हम कहते हैं कि लाइक ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, आज के शो का भी वक्त हो चुका है खत्म। मैं मुज़म्मिल अली खान, मेरे साथ आयशा यूसुफ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।